हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूं। बिहार दौलगा 2018 का प्रथम पाली का जो बचा हुआ शेष क्वेश्चन जो था 50 क्वेश्चन हमने कराया था और 50 क्वेश्चन जो बाकी रह गया था उसका जो सेकंड पार्ट है उसे आज हम लोग मिल के डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों को डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही साथ पहली बार ये आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के दौरान ही बेल आइकन को दबाना, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 51 की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका था और ये 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग को करना था। तो 51 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रार्थना समाज की मांग निम्न में से किसने की थी। प्रार्थना समाज की मांग जो हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी और क्यों की गई थी। तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था, प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसका मकसद ये था कि महिलाओं तथा पद दलित जो वर्ग के लोग थे उनके स्थिति में सुधार करना इनका मेन मकसद था। साथ ही साथ उनके शिक्षा आदि सब में सुधार करने का सबसे बड़ा मकसद था। तो इनमें कहा जा रहा है कि मांग किसने नहीं की थी। तो शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसमें मांग की वृद्धि करने के लिए नहीं किया गया था। इसमें किया गया था कि शिक्षा में सुधार के लिए सबसे पहले काम जो है, इसका काम जो था प्रार्थना समाज का वो शिक्षा में सुधार करना था, विधवा पुनर्विवाह चालू करना था। साथ ही साथ वो पद दलित वर्ग जिसमें छुआछूत की भावना था, छुआछूत की जो भावना थी उसको दूर करना था। साथ ही साथ महिलाओं और दलित वर्गों के लोगों में सुधार करना इनका मेन मकसद था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो कहा जा रहा है कि भारत जो है अमेरिका के लिए अमेरिका से जो कच्चे तेल भारत के लिए जो आया था वो पहली बार कहाँ पे नौभरण हुआ था और शिपमेंट यानी किस बंदरगाह पे जाकर पहुंचकर हुआ था। तो ये था पारादीप बंदरगाह पे हुआ था। पारादीप बंदरगाह पे हुआ था जो कि 2017 ईस्वी में हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये हुआ था। ये 2017 ईस्वी में अक्टूबर 2017 ईस्वी में ये हुआ था। ठीक है। और ये उड़ीसा के पारादीप जो है वो उड़ीसा के अंदर में ये बंदरगाह पाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया पारादीप बंदरगाह, यानी कि उड़ीसा में पहली बार आया था। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति है। जो वर्तमान में अभी भी रामनाथ कोविंद ही भारत के राष्ट्रपति है। इनसे पहले 13वें नंबर के राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी थे। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ साथ 3 लोगों को दिया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी को और 3 लोगों को इनके साथ साथ दिया गया था। ये प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था और वे 13वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कहा जा रहा है कि कौन सा बंदरगाह कौन से शहर यानी कि कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला नंबर ये है कि लोथल बंदरगाह जो है वो गुजरात में पड़ता है। लोथल बंदरगाह जो है वो गुजरात में पड़ता है
और रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। तो ए का 4 बी का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लोथल बंदरगाह जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए फेमस है। उसी समय से ये बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का है जो कि गुजरात में। राखी गढ़ी भी ये सिंधु घाटी और कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर क्वेश्चन जो है भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। उद्देशिका जो है उनके बारे में कौन कौन सा कथन सही है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद उद्देशिका उन उद्देश्यों को बढ़ाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उद्देशिका उस शर्त को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत के संविधान में जो उद्देशिका भारत के संविधान का जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो है उसमें पहला लाइन ही लिखा हुआ कि हम भारत के लोग यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं उनका सबसे पहले अधिकार है। और राजनीतिक का जो मुख्य शक्ति जो होता है वो जनता का पावर होता है। जब तक जनता किसी को वोट नहीं देगी तब तक कोई भी राजनेता नहीं बन सकता है। तो इसमें कहा जाता है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय होता है। तो हाँ होता है। उसके बाद है कि उद्देशिका उन लोगों को बढ़ाती है जिन्हें नहीं, ये गलत है, ये नहीं है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। बिल्कुल, यानी कि संविधान के द्वारा ही भारत के जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि जो शक्ति है, जो भारत के जनता में जो शक्ति है वो किसी में शक्ति नहीं है और वो जनता के द्वारा ही ये संविधान उन पर ही बनाया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है। पेटेंट के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि पेटेंट जो है एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट जो होता है वो एक अनियमित समय के लिए किया जाता है। पेटेंट किसी भी चीज़ का जो पेटेंट होता है वो अनियमित समय के लिए किया जाता है, ना कि किसी को ये आदेश देता है कि कोई भी अपने मन से जो मर्जी हो आविष्कार करे। उसके लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है जिसके बारे में आप खोज कर रहे हैं। तो उसके बाद ये गलत है। पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं, वह अनंत समय के लिए किया जाता है, वह अनंत समय के लिए। हाँ, तो आविष्कार जो किया जाता है, चाहे जो भी परमिशन लिया जाता है, वो हमेशा के लिए। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल करेगा, नहीं। अगर ये बहुमूल्य चीज़ों का खोज होता है तो इस पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का हक होता है और सरकार ही उसे अपने ढंग से ही यूज करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही है। 57 ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से आती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और इनका जो स्रोत है चीन तिब्बत से निकलती है। चीन, भारत एवं बांग्लादेश में जाके इनका स्रोत है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है वो 3 देशों से होकर बहती है, यानी चीन, भारत और बांग्लादेश। और ये सांगपो तिब्बत के रूप में, ये तिब्बत में जो सांगपो नदी के साथ साथ ये निकलती है, वहाँ पे आंगसी एक ग्लेशियर है। तिब्बत में एक आंगसी एक ग्लेशियर है, वहीं से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल वहीं है और वहीं से ये नदियाँ निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है, असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से पहुंचती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है। दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ही गंगा नदी को पद्मा के नाम से, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा के नाम से गंगा नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है।
अगला जो है, निम्न में से कौन सा देश भारत के सीमा से नहीं लगता है? नहीं लगता है। तो भारत के सीमा से कौन कौन सा देश लगता है? भारत के सीमा से चीन जो है तिब्बत के साथ साथ चीन का जो सीमा है वो तिब्बत से भी लगता है और भारत से भी लगता है। म्यांमार, जिसे बर्मा, पहले बर्मा बोला जाता था, अब उसे म्यांमार बोला जाता है, म्यांमार बोला जाता है। भूटान का सीमा भी भारत से लगता है। ताइवान की सीमा जो है वो, ताइवान की जो सीमा है वो भारत से नहीं लगता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो हो गया बी नंबर ऑप्शन जो है, बी नंबर ऑप्शन वो सही है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है 2017 के अनुसार आंद्रे ओजोबे था। 2018 के समय यानी कि आंद्रे ओजोबे था। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी थी? तो द कोलिशन ईयर्स ऑफ नामक पुस्तक के लेखक जो है वो प्रणब मुखर्जी है, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हामिद अंसारी भी भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। हामिद अंसारी जो है भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और वेंकैया नायडू जो कि वर्तमान में अभी भारत के उपराष्ट्रपति है, वर्तमान में भी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो इसका ऑप्शन जो है, इस पुस्तक के लेखक जो है वो है प्रणब मुखर्जी, यानी कि यह ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 61 कि निम्न लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। तो इनमें कहा जाता है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में हमेशा ही जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पे राज करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। बिल्कुल, अगर कोई भी सरकार अगर सत्ता पे है और वो काम नहीं करती है, वो पब्लिक के अगेंस्ट अगर काम करती है, पब्लिक जो चाहती है उसके अनुसार अगर पब्लिक मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसे हारने का चांस ज़्यादा रहता है। प्रत्येक मत का एक मूल्य होता है। प्रत्येक मत का जो होता है एक मूल्य होता है। एक मत से, एक वोट से लोग हार जाते हैं, इसलिए उसका एक वोट जो होता है वो बहुमूल्य होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कौन सा उपयुक्त कथन है? तो ये तीनों कथन जो है ABC जो है, ये तीनों कथन जो है ये सही है। तीनों कथन जो है ये सही है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किसके लिए सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित जो वस्तुएं होती है एवं उनकी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं जो होती है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। या किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं। तो ये कहा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जब एक साल में अपना प्रॉफिट देखती है तो वो एक साल में कितने वस्तुओं का उत्पादन किया, अंतिम महीने तक वो कितने वस्तुओं का उत्पादन किया और साथ ही साथ कितना वो से मतलब सेल कर चुकी है और उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की निम्न में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइविंग राइट का जो है पेंटिका में आती है? निम्न में से कहा जा रहा है कि कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइविंग SDR की पेटिका में आता है? तो वो है USA डॉलर, जापानी येन, चाइनीज, यानी कि इसमें से सभी है। ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन यानी चाइनीज रेनबी, या युआन। इनमें जितने भी मुद्राएं दिए गए हैं वो सब स्पेशल ड्राइंग राइट्स के द्वारा है। SDR में ये सारे मुद्राएं शामिल है। इसमें रुपया शामिल नहीं है। इसमें रुपया का जो है इंडियन मुद्रा जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल कहलाता है?
तो जैव विविधता का तत्व स्थल जो कहलाता है वो पश्चिमी घाट कहलाता है, वो पश्चिमी घाट कहलाता है जैव विविधता, क्योंकि यहाँ पे एक पर्वतीय पश्चिमी घाट में जो है एक पर्वतीय पश्चिमी घाट जो है एक पर्वतीय श्रृंखला है, और यहाँ पे भारत के जो प्रायद्वीपीय के साथ साथ पश्चिमी तट के समांतर में ये फैली हुई है। और यहाँ पे जैव विविधता के क्षेत्र जो है 8 हॉट स्पॉट में से एक है, और इसमें अधिक से अधिक 7400 से अधिक पुष्पित पादपों की प्रजातियां हैं, और 139 से ज़्यादा यानी कि 7400 से ज़्यादा पुष्पों के प्रजातियां हैं, और 139 से ज़्यादा स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती है, और बहुत सारे तरीकों के पक्षियां भी पाई जाती है, इसलिए ये पश्चिमी तट सही है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। रक्त का जो थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के में कई तरह के प्रोटीन संश्लेषण का आवश्यक साझेदार होता है। इसमें स्कंदन और स्कंदन रोधी दोनों कार्य होते हैं। इसमें स्कंदन और स्कंदन रोधी दोनों कार्य करता है, ठीक है। और ये रक्त का जो थक्का निर्माण करने में थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, जिसके कारण ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन ए के कारण से रतौंधी होता है। विटामिन डी जो है वो सूखा रोग वो सूखा रोग से होता है, और विटामिन सी जो है वो घेघा रोग जिसे कहा जाता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोएस मृदा कहा जाता है। गर्म रेगिस्तानों में यानी कि रेगिस्तान के क्षेत्रों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनके साथ साथ जो धूल उड़ते हैं, धूल उड़ने के दौरान एक टीला बनता है, कहीं पे टीला बनता है तो कहीं पे गड्ढा हो जाता है, तो उससे जो मृदाएं बनते हैं उसे लोएस मृदा भी कहते हैं। लोएस मृदा उसे ही कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल, भारत पे आक्रमण किसने किया था? तो ये 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आम्भी तक्षशिला का राजा जो था वो सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किए थे। बिल्कुल किए थे। सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी, 322 ईस्वी पूर्व हुई थी। नहीं, 322 ईस्वी पूर्व नहीं हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु हुआ था वो 323 ईस्वी के आरंभ में हुआ था। 323 ईस्वी यानी 323 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हो गया था। तो इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है हमारा 1 और 2, यानी कि केवल 1 2, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा, फर्स्ट और सेकंड, सी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ, कहा जा रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इसमें से कहा जा रहा है कि द इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? रामचंद्र गुहा है इस पुस्तक के लेखक, जिन्होंने इस पुस्तक का जो पहला संस्करण वो जारी किया था वो 2007 में ये जारी किया था। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फोरम में इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इंडिया का जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसमें बिहू शामिल नहीं है। रमन, संकीर्तन और योग जो है ये शामिल है। यानी कि भारत के जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है जिसमें से कुल धरोहर 13 शामिल है, लेकिन वर्तमान में अब ये 20 हो गया है। 2018 तक ये 13 था, लेकिन 2021 में अब ये जाके 20 हो गया। इसमें 20 जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है वर्ल्ड हेरिटेज में
शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें से इसमें रमन भी है, उसके बाद है संकीर्तन है, योगा है, और गढ़वाल, हिमालय का गढ़वाल है, धार्मिक उत्सव है, नाट्यशाला है आदि, मणिपुर का जो नृत्य है, ढोल है, ये सब शामिल किया गया। और योग को 2016 में शामिल किया गया था। तो हमारा शामिल पूछ रहा है कौन नहीं है, तो बिहू जो है हमारा शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। 1926 ईस्वी में कहा जा रहा है नौजवान भारत सभा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2017 को यूएनओ के द्वारा ये 2017 को ये घोषित किया गया है कि ये पर्यटन और सतत विकास का एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए इसे घोषित किया गया है 2017 को। किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद के लेखक जो है अल बेरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक है, जो कि मोहम्मद गजनबी के साथ 1973 ईस्वी मोहम्मद गजनबी जो है 1973 से लेकर 1098 ईस्वी तक इंडिया में रहे। और उसके साथ साथ ही ये अल्बेरूनी एक भारत के इतिहास के बहुत अच्छे जानकार जो प्रसिद्ध अरबी मूल पाठक जो थे अल्बेरूनी, वो इसके साथ साथ ही आए हुए थे और उन्होंने ये भारत का इतिहास किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखे। साथ ही साथ ये खगोल विज्ञान का केमिया और रिवाज, सामाजिक जीवन, प्रतिमा विज्ञान, नियम और माप पद्धति एक विशाल टाइप के पुस्तक भी लिखे हुए हैं। तो ये इसका आंसर हो गया अल बेरूनी। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित का दर्जा दे दिया गया। तो 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर में किसको, तो इक्विटास लघु वित्त बैंक को, यानी कि जितने भी छोटे छोटे बैंक थे उन छोटे छोटे बैंक को एकीकरण करने के साथ ही साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इनका 4 फरवरी 2017 का इनका एकीकरण करने के साथ ही साथ इसे आरबीआई के अंदर में इसे शामिल कर दिया गया। आरबीआई के अंदर इसे शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। धारणीय विकास की संकल्पना जो संबंधित है वो अंतरपौधीय साम्य से संबंधित है। इनका मतलब है कि इक्विटी का जो नीति पूर्वक सिद्धांत चलाया गया था वो धारणीय विकास की अवधारणा पर केंद्रित करना था। लेकिन एक ब्रंडटलैंड आयोग जो था उसके द्वारा इसमें धारणीय विकास का उपयोग यानी कि विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और इसके साथ ही साथ इनकी संसाधनों की जो क्षमता थी उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की बात की गई। तो ये अंतरपौधीय साम्य था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमिलित करना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनका जो सन्यास का जो जीवन होता है वो 75 से लेके सन्यास बनने का जो होता है वो 75 से लेके 100 के वर्ष के बीच में होता है। 75 से लेके 100 के बीच में होता है। और वानग्रस्त जो होता है 50 से लेके 75 के बीच में ये घर छोड़ देते हैं। और गृहस्थ का जो जीवन होता है वो 25 से लेके 50 में। और ब्रह्मचर्य का जो जीवन होता है वो जन्म से लेके 25 तक, यानी कि ए का 4 नंबर। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो संपीड़ित वायु होता है,
बैटरी जिसे चार्ज करने के बाद वो स्टोर रखता है। स्प्रिंग संधारित, ये चारों जो है ये ऊर्जा संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण के लिए यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन ABCD तीन हो गया। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं जो सुदृढ़ रूप से अस्थायी और वित्तीय रूप से इसमें काम करती है। तो ब्लू चिप जो है एक अच्छी गुणवत्ता वाले व्यापक स्तर पर स्वीकार्य उत्पाद सेवाओं को बेचती है। और ब्लू चिप जो कंपनी है वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत है। साथ ही साथ ये अस्थायी और विश्वसनीय वृद्धि के दीर्घकालीन रिकॉर्ड में भी योगदान सहायता करता है। तो ये हमारा बी हो गया। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर के द्वारा सबसे पहले राज्य में रैयतवारी का प्रयोग किया गया था, जो कि 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो के द्वारा थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर ने मिलकर राजस्व में रैयतवारी को शुरुआत किया था 1820 ईस्वी में। और ये जो शुरुआत किया गया था सबसे पहले ये मद्रास से लेके मद्रास हो गया, बम्बई, असम आदि क्षेत्रों में इसे रैयतवारी में मतलब राजस्व में रैयतवारी की शुरुआत की गई, यानी कि ऑप्शन जो होगा अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान नहीं है। तो आग्नेय चट्टान जो होता है वो कौन सी नहीं है? तो स्लेटी पत्थर जो होता है वो स्लेटी पत्थर जो होता है जिसमें उत्कृष्ट दानेदार या कीचड़ से बनी एक खंडमय अवसादी सेल होता है, उसमें खनिज विशेष रूप से क्वार्ट्ज और कैल्साइट के टुकड़े होते हैं जो रेत के आकार के कणों और चिकनी मिट्टी की पपड़ी एक पड़ी होती है जिसे ही खंडित किया जाता है। वो उसे खंडित करने के बाद वो केंद्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें सलेट के रूप में देखा जाता है। तो इसमें कहा जाता है आग्नेय चट्टान कौन नहीं है? तो सेल नहीं है। सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो ये जीता है इंग्लैंड। 2017 में इंग्लैंड जीता था और 2021 में जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। 2021 में 2020 में जो भारत उसमें उप विजेता रहा और ऑस्ट्रेलिया जो था विजेता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? नर्म लोहे का चुंबकीय होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घनों का बनना। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि उनके भिन्न परिस्थितियों के साथ साथ किसी भी अन्य एवं नई सामग्री में परिवर्तन हो और इससे एक और अधिक पदार्थों का निर्माण हो, उसमें एक रासायनिक पदार्थ का ये होता है। तो नर्म लोहे का गर्म करना जो है ये एक नए पौधे का निर्माण नहीं करता। लेकिन कागज़ का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ को जलाने के बाद हमें राख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन हो गया। बी नंबर ऑप्शन ये है कि निम्नलिखित में से किसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 GPS तकनीकी आधारित अंत समुद्री प्रणाली का आरंभ किया? तो ये रिलायंस किया है। ये किसने किया है? ये रिलायंस किया है। मुकेश अंबानी के कंपनी है रिलायंस, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 100 GPS तकनीकी आधारित जो है समुद्री प्रणाली जिसे ये शुरुआत किसने किया है? अंबानी, रिलायंस कंपनी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन करता है तो वो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 263 के द्वारा प्रावधान ये जारी किया गया है कि राष्ट्रपति ही इसे स्थापित कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इस परिषद का जो निर्माण है वो मध्य विवाद एवं सामान्य हितों के मुद्दों नीतियों की जांच या विचार विमर्श के लिए इसे किया जाता है और ये आर्टिकल 263 के तहत ही किया जाता है। और इसे ये एक अस्थायी जो होता है अस्थायी परिषद का गठन किया जाता है। निम्न में से कौन से IIT संस्थान में
MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई गई है। तो ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा IIT संस्थान जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें MBBS की पढ़ाई को शामिल किया गया है। तो ये है खड़गपुर, ये है खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है वो इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि एक बोरोबटूर में स्थित है। इंडोनेशिया के बोरोबटूर जो है, बोरोबटूर जगह का नाम है, वहीं पे ये स्थित है। उसके बाद और ये इसका जो निर्माण हुआ था ये 750 से लेके 842 ईस्वी के बीच में ही इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो एरिया है वो 60,000 मीटर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम है। और पत्थर की जो संरचना इसमें लगाई गई है वो इस प्रकार है। तो ये हमारा क्या हो गया? इंडोनेशिया जो कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो कि इंडोनेशिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो किस तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है 87। KNO2 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, KNO2 एक रासायनिक सूत्र है। तो ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर डाइऑक्साइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है? तो के से पोटेशियम होता है, NO2 जो होता है नाइट्रेट होता है, कि ये पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। ये जो है अकार्बनिक यौगिक है। इसमें K प्लस NO2O माइनस होता है और K जो होता है वो प्लस होता है। और ये क्या है? अकार्बनिक यौगिक है। जो ये जो होता है ये हल्के सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सैडलवुड है वो आंशिक मूल परजीवी होता है। सैडलवुड जो होता है वो आंशिक मूल परजीवी होता है, बिल्कुल होता है। कंसक्यूटा परजीवी होता है। नेफेथिंस मांसाहारी होता है। फंगस स्वपोषी होता है। फंगस जो होता है वो स्वपोषी नहीं होता, वो एक दूसरे पर आधारित होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदर्शन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदर्शन नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदर्शन नहीं है। तो गैसीय वायु प्रदर्शन में NO2 नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 हो गया, SO2 हो गया, और धुआं, ये सब जो है वो वायु प्रदूषण में होता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो है ना वो वायु प्रदूषण में शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम चलाकर महिलाओं सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो कहा जा रहा है ऑपरेशन दुर्गा जो कि 2017 में लाया गया था। ऑपरेशन दुर्गा जो है 2017 में लाया गया था, जो कि विशेष महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था। तो ये किस राज्य में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हरियाणा में। और हरियाणा में ही 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का भी शुरुआत किया गया था। 2015 ईस्वी में ये किया गया था। 2015 ईस्वी में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किया गया था। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म नहीं, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध कराए गए हैं। गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की मात्रा जो होता है बहुत अधिक होता है। गोल्डन राइस जो होता है वो गोल्डन राइस में जो होता है विटामिन ए की मात्रा जो होता है वो अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें विटामिन ए की आपूर्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होता है। साथ ही साथ ये एक जैविक रूप से तैयार किया गया चावल होता है। ये जैविक तरह यानी कि एक जैविक रूप से ओरिजा सटवाइवा जिसे ही कहा जाता है, और ये जैव संश्लेषित होता है। साथ ही साथ ये अनुवांशिक अभियंत्रण के द्वारा इसे तैयार किया गया है, और इसे तैयार किया गया जो कि ये तैयार किया गया था 2005 ईस्वी में।
इसे ही गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। और इसमें विटामिन ए की जो है बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो राजीव कुमार 2017 में थे। अभी वर्तमान में अमिताभ कांत जो है वर्तमान में नीति आयोग का जो है अमिताभ कांत जो है इनका उपाध्यक्ष, अमिताभ कांत जो है उनका उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष जो होता है ये पीएम होता है। भारत के जो राष्ट्रपति होता है ये पीएम जो होता है वो नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। और नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग की जगह पे ये आया हुआ है। योजना आयोग की जो शुरुआत की गई थी वो आज़ादी के जस्ट बाद ही किया गया था। 1950 से योजना आयोग चलता है और उसके बाद इसका जो योजना आयोग को जो भंग किया गया है वो 2014 में योजना आयोग को भंग करने के बाद 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो होता है वो चैत्र होता है, चैत्र। मानव रक्त में पीएच का पाद कितने से कितने, पीएच का जो साधारण कितने से कितने होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू जो दिया जाता है ये न्यूट्रल होता है, ये बेस होता है और ये एसिड होता है। ये अम्ल होता है, ये एसिड होता है और ये बेस होता है। यहाँ पे 0 होता है, ये 7 होता है और ये 7 से लेके ये 0 से लेके 7 ये हो गया और ये 14 हो गया। तो 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है जो पीने योग्य होता है। और 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है। मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है जो कि क्षारीय में काउंट किया जाता है। तो इसका कहा जा रहा है मानव रक्त में पीएच का साधारण वैल्यू क्या होता है? तो ये फिक्स 7.4 होता है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिवा एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये अरुंधति जो है, अरुंधति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ये अरुंधति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है जब एक अर्थव्यवस्था अस्फुटित दबावों में गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। प्रत्यक्ष जितने भी कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होते हैं और एक अप्रत्यक्ष कर होते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष कर जो होता है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि तेज क्या है? तेज क्या है? तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है? तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि वर्तमान में अभी चल रहा है गूगल पे है। गूगल पे भी एक डिजिटल पेमेंट बैंक है। उसके बाद हमारा है फ़ोन पे। उसके बाद क्या है? फ़ोन पे, पेटीएम, भीम हो गया। उसके बाद एसबीआई योनो। ये सब जितने भी ऐप जो है वो डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन सुल्तान था? तो चंगेज खां के समय जो सुल्तान थे वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो जो थे चंगेज खान के समय थे। जब मंगोल के नेता चंगेज खां उस समय 1221 ईस्वी में चंगेज खां जो थे ये आए हुए थे। चंगेज खां जो दिल्ली पर आए हुए थे 1221 ईस्वी में। और चंगेज खां जो है समरकंद के जलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पे आ गए थे। किसका पीछा कर रहे थे? जलाउद्दीन का, जलाउद्दीन का ये पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पे 1221 ईस्वी में आ गए थे। उस समय भारत का जो राजा उस समय जो थे इल्तुतमिश थे। NAFTA कहा जा रहा है NAFTA नेफ्टा के सदस्य कौन कौन है? तो नेफ्टा के सदस्य USA है, कनाडा,
और मैक्सिको जो है इसके सदस्य हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिकन के फ्री ट्रेड नेफ्टा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका हस्ताक्षरित करते हैं। साथ ही साथ इसमें उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापारी का गुट का निर्माण भी करता है। और ये इसकी जो समझौता हुई थी, नेफ्टा का जो समझौता हुई थी, वो 1 जनवरी 1994 ईस्वी को समझौता हुआ था। इसका 1 जनवरी 1994 ईस्वी को इसकी समझौता हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो ये रखा गया है किसके अधीन रखा गया? तो ये रखा गया है अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर जो है 21 के अधीन रखा गया। आर्टिकल नंबर 21 के अधीन रखा गया है, जो कि भारत के जो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद जो है 21 के द्वारा दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय में इसमें ये निर्णय लिया गया था उस समय 1998 ईस्वी में कि इसमें MP शर्मा 1998 में और खड़ग सिंह जो थे 1961 में, दोनों ने मिलने के बाद इसमें एक मामला को रद्द कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि निजता का अधिकार जो दिया जाएगा वो भारतीय संविधान के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? आर्टिकल 2019 के द्वारा। तो यहीं पे हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन किए हैं। साथ ही साथ आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये लेक्चर समाप्त होता है तो आप लोगों से आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।